बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान लापता अफराद केस में रिमार्क्स तो धरती को हिला देने वाले देते रहे, मगर फैसला दिया फुसफुसा खुफिया वालों पर हथौला। कराची में अब तक होने वाली गिरफ्तारियों को शुमार किया जाए तो शहर कायद की जेलें कम पड़ जानी चाहिए थी। पकड़े जाने वाले हजारों में सजा एक को भी नहीं। यूथ प्रोग्राम के तहत नौजवानों को लाखों के कर्जे, पूरा पाकिस्तान लाइनों में लग गया। किसको मिलेगा किसको नहीं। नौजवान खुश हैं मगर खुशकिस्मत बहुत कम। पेशावर में ड्रोन के बाद अब तहरीक इंसाफ का लाहौर में महंगाई पर धरना। खान साहब की धरना सियासत मियां साहब को लोहे के चने चबा देगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी पाकिस्तान के उफक पर पिछले 6 साल से मुकम्मल तौर पर छाए हुए हैं। परवेज मुशर्रफ का इख्तिदार इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की वजह से मलियामेट हुआ। पीपल्स पार्टी वालों को शिकवा रहा कि हमें जज अज खुद बहाल ना करने की सजा दी जा रही है। पीपल्स पार्टी का पूरा दौरे हुकूमत जनाब चीफ जस्टिस के कड़े मयारों पर तोला जाता रहा। नतीजतन पीपल्स पार्टी के लिए हुकूमत करना दोबर ही हुआ रहा। पीपल्स पार्टी का ये उज़र दुरुस्त है या गलत, इसका फैसला तारीख खुद करेगी, लेकिन ये तय है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पाकिस्तानी अदलिया को एक नई तरह दी। जरा गौर तो कीजिए कि वो अदलिया जो फौजी जर्नलों के खौफ में उनके तमाम तर गैर आईनी इक़दामात पर आमीन भी कहती रही, कौम से आमीन करवाती भी रही, वही अदलिया अब जर्नलों को नोटिस भी कर रही है और मार्शल लॉ के रास्ते की दीवार भी बन चुकी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की क़यादत में क्या क्या फैसले नहीं दिए गए। स्टील मिल्स के औने पौने दामों फरोख्त रुकवाई, किराए के बिजली घरों में होने वाली लूट खसूट पर नोटिस भी लिया और अरबों रुपए कौमी खजाने में वापस जमा करवाए। एनआरओ केस में मुल्क का पहला मुतफ़क्का वज़ीर आज़म घर गया। मेमो केस में मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी फरीक की सूरत अदालत को जवाबदेह हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इंसानी हुकूक को अव्वलीन तरजीह दी और लापता अफराद के मामले पर पूरी रियासत को एक टांग पर खड़ा कर दिया। पिछले कई दिनों से चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस मुकदमे की समाअत कर रहे हैं। कल वो अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे और अपने मनसब के आखिरी दिन भी इस मुकदमे की समाअत करेंगे। किस्सा मुख्तसर, चीफ जस्टिस पाकिस्तान एक ऐसी अहदसाज और दबंग शख्सियत हैं जो एक तवील अरसे तक याद रखी जाएगी। यही वजह थी कि आज सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करते हुए कमाल कमाल के जुमले बोल रहे थे। जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान अदलिया के तेंदुलकर हैं, जबकि एक जज साहब ने कहा कि वो अपने पोते पोतियों को बताएंगे कि उन्होंने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ काम किया है। चीफ जस्टिस इस लापता अफराद केस में किस कदर संजीदा थे, ये अखबारों पर छपने वाली खबरें बता रही हैं। कुछ खबरें मैं आपके सामने रखता हूं। 35 लापता अफराद कल तक पेश ना हुए तो वज़ीर आज़म बतौर वज़ीर दिफा खुद हाजिर हों। चीफ जस्टिस IGFC मेजर जनरल इजाज शाहिद आज लापता अफराद के साथ पेश ना हुए तो मुकदमा दर्ज कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट लापता अफराद देना पड़ेंगे, ये ना समझें मैं गया तो मामला खत्म हो जाएगा। चीफ जस्टिस 19 FC एहलकार CID के सामने पेश होने में नाकाम। एजेंसियों की जेर हिरासत 2 कैदियों की मौत कत्ल करार। इसके अलावा अदालती फैसले से वजीर आजम आर्मी चीफ मुतासिर हो सकते हैं। चीफ जस्टिस लापता अफराद पेश ना किए गए तो किसी और को बुला लेंगे। चीफ जस्टिस इसके अलावा 14 लापता अफराद आज 11 यानी पीर को पेश करने का हुक्म। 7 लापता अफराद सुप्रीम कोर्ट में पेश, 6 की शनाख्त। यानी इस तरह से अखबारात में रिमार्क्स आते रहे। इन रिमार्क्स को देखकर और सुनकर महसूस हो रहा था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान वाकई ऐसा फैसला देंगे जो लापता अफराद का मसला ना सिर्फ हल करेगा बल्कि मुल्क के वजीर आजम या किसी जर्नैल को मुश्किल में जरूर डालेगा। मगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इंसानी हकूक के आलमी दिन यहाँ के जाबिर और जबरदस्त इदारों को 7 दिन की मजीद मोहलत दे दी है। इस फैसले में कहा गया है कि IB, ISI, MI समेत किसी भी असास इदारे को जबरी गुमशुदगी की इजाजत नहीं। हुकूमत को इस फैसले में हिदायत की गई है कि किसी भी शख्स को हिरासत में रखने के लिए कानून साजी की जाए। अदालत ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए वजीर आजम, तमाम गवर्नर्स, वुज़रा आला को हिदायत की है कि वो लापता अफराद की बाजियाबी को यकीनी बनाएं। कहा जा रहा है कि अगर 7 रोज के बाद भी लापता अफराद को पेश ना किया गया तो वजीर आजम, गवर्नर्स और वुज़रा आला पर तौहीन अदालत लग सकती है। लेकिन सवाल कि ये तौहीन अदालत लगाएगा कौन? चीफ जस्टिस कल अपने घर चले जाएंगे। इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं लहरात के वकील तारिक असद साहब। तारिक असद साहब, ये जो फैसला आया है, आपको लगता है इसके बाद लापता अफराद बाज़ियाब हो जाएंगे? देखिए, ये तो बहुत यानी आज बड़ी अरसे के बाद बात हो रही है। मैंने शुरू ही में बता दिया था
کہ لاپتہ افراد پیش نہیں کیے جائیں گے. اسی طرح سے گفتگو تھی وہاں پہ میں نے کہا تھا، اور وہ یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ ہائپ کریٹ کی جاتی ہے اور پریشر ایسا ڈالا جاتا ہے کہ شاید وہ ان کی بات سن کر اس پہ کچھ عمل درآمد کریں. لیکن اصل میں عدلیہ کی جہاں تک آپ نے جیسے تعریف کی، میں بھی اسی طرح تعریف کرتا ہوں اور کرتا رہا ہوں. لیکن اور بلکہ یہاں تک کہ میں جان مارشل کے ساتھ بھی تشبیہ دیتا رہا. لیکن میں آج جیسے میرے ایک کیس میں، آپ تو اس مالاکنڈ کے کیس کی بات کر رہے ہیں، میں دوسرے کیس کی بات کا بھی بعد میں ذکر کروں گا، جو کہ بہت اہم کیس تھا، تاریخی فیصلہ اس کا ہونا تھا، جو کہ اڈالہ جیل سے 11 قیدی اٹھائے گئے تھے. اب بات یہ ہے کہ یہ جس طرح کا آرڈر ہوا ہے، اس سے حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بالکل وہ پیش تو نہیں کیے جائیں گے. لیکن اگر چیف صاحب خود بھی ہوتے، افتخار محمد چودھری صاحب بھی، تو میں یقین سے کہتا ہوں، کیونکہ میں ان کو بہت پسند کرتا تھا، کہ وہ کبھی بھی ان کو توہین عدالت کا نوٹس نہ دیتے. کیونکہ وہ ٹھیک ہے، انہوں نے بہت اس کا کلچر جو ہے پورا عدلیہ کا بدل دیا. لیکن اور یہ بالکل دعوے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے. عدلیہ بہت مضبوط ہے، آئینی طور پر آئین نے بہت حقوق دیے ہیں اور بڑے اختیارات ہیں، لیکن وہ ان اختیارات کو استعمال کرنے سے پوری طرح سے آزاد نہیں ہے. میں اپنے کیسز میں بہت عرصے سے 3-4 سال سے اسے اڈیالہ جیل کے کیس میں یہ دیکھتا رہا ہوں کہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ جیسے میچ فکسنگ ہو رہی ہے، کبھی کبھی اسپاٹ فکسنگ ہو رہی ہے، کبھی میچ فکسنگ ہو رہی ہے، اور جو فیصلہ آ رہا ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پھر الٹیمیٹلی قانون اور انصاف اور یہ آئین جو ہے وہ ہار جاتا ہے، اور وہ جو خفیہ ادارے ہیں وہ جیت جاتے ہیں. تو یہ یہاں آج بھی اس فیصلے میں کم از کم اڈیالہ جیل کے فیصلے میں جو میچ فکسنگ ہوئی، جس کیس کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں تفصیل سے ویسے بعد میں بات کرنا چاہوں گا کہ جس کیس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کا توہین عدالت کا نوٹس ہوگا یا نہیں ہوگا. توہین عدالت کا نوٹس ہونا چاہیے اگر وہ کم از کم 26 لوگوں کو بھی پیش نہیں کرتے، یا کم از کم 20 لوگوں کو ہی پیش کر دیں، باقی کچھ وہ بہانہ بنا لیں. لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی پیش نہیں کیے جائیں گے اس سے زیادہ جتنے پہلے پیش کیے گئے ہیں. اور یہ بھی میں یقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بالکل کوئی توہین عدالت کا نوٹس ہو سکتا ہے، لیکن بالکل جاری نہیں کیا جائے گا. اور یہ آپ اس بات کی بھی یقین کر لیں کہ اگر چیف جسٹس صاحب افتخار محمد چودھری صاحب بھی ہوتے تو توہین عدالت کا نوٹس جاری نہ کیا جاتا، اس لیے کہ ہمارا جو ریمارکس آتے رہے اس سے تو لگا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وزیر اعظم آرمی چیف کو بلایا جا سکتا ہے، حکومت کو نقصان ہو سکتا ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں. لیکن پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کہ قانون سازی کی جائے، 7 دن کی مہلت، یہ سب کیا ہوا؟ دیکھیے، میں اگر ایک لفظ کہوں ویسے وہ اچھا نہیں لگے گا کہ یہ سب گیدڑ بھبکیاں تھیں، اور جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی آئین سازی کریں. اب آپ یہ دیکھیں کہ آئین سازی کیسے ہو سکتی ہے. میں حیران ہوں کہ چیف جسٹس صاحب جیسا ایک تجربہ کار، ایک اتنا بڑا جج بھی اگر یہ کہتا ہے قانون سازی کریں. قانون سازی آئین کے آرٹیکل 8، آرٹیکل 10، آرٹیکل 9، 10، 10A، آرٹیکل 13، آرٹیکل 14، آرٹیکل 25، ان آرٹیکلز کے ہوتے ہوئے قانون سازی کیسے ہو سکتی ہے؟ یا تو ان تمام آرٹیکلز میں آپ کو امینڈمنٹ کرنی پڑے گی، آرٹیکل 10 میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. ابھی ایک بل جو پیش کیا جا رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ 90 دن وہ رکھیں گے، آرٹیکل 10 کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں؟ یا تو ان آرٹیکلز میں امینڈمنٹ کریں گے آئین کے آرٹیکلز میں، اس وقت قانون سازی ہو سکتی ہے. اس لیے کہ قانون اب بھی کئی ایسے ہیں جیسے ایکشن ان ایڈ آف سول پاور، وہ آئین کے بالکل متصادم ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اور یقین سے ایک بات بتاتا چلوں کہ ہاں وہ قانون سازی کر لیں اور ان قوانین کو اسی طرح چیلنج کیا جائے جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا NRO کا اور الٹرا وائرس قرار دے دیا جائے. لیکن ان قانون سازی کو اس قانون کو جو کہ ان اداروں کے حق میں ہوں گے، ان ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے حق میں ہوں گے، ان کو کبھی بھی الٹرا وائرس قرار نہیں دیں گے. ایکشن نیڈ آف سول پاور یقینی طور پر جو کہ چیلنج ہوا ہے اور ابھی تک پینڈنگ ہے، وہ آرٹیکل 8، 9، 10، 10A ان سب کی خلاف ورزی ہے. لیکن اس کے باوجود اس کو الٹرا وائرس قرار نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ ہمارا ادارہ جو عدلیہ ہے ماشاءاللہ اس سے بہت الفاظ استعمال کیے کہ میچ فکسنگ، اسپاٹ فکسنگ ہوتی رہی، آپ بہت پسند کرتے تھے. پھے کا لفظ آپ نے کوئی استعمال کیا، ایسا کیا ہو گیا؟ کوششیں تو عدلیہ کی جانب سے بہت ہوتی رہیں، کئی کیسز جن کی میں نے مثال دی، اس کے باوجود ایسا کیوں ہے کہ آپ کی طرح کئی اور وکلا بھی مایوس نظر آتے ہیں؟ دیکھیے، میں اگر اس کیس کو میں تفصیل سے ذرا بعد میں بات کروں گا، لیکن ایک آپ بتاتا چلوں کہ میں بہرحال اس پچھلی تاریخ پر میں نے اپنے اڈیالہ جیل کے کیس میں یہ بتایا تھا کہ جب میں یہ 600 صفحے کی کتاب لے کے بیٹھا ہوں کہ اس کیس کا فیصلہ کا میں نے اس ساتھ اختتام کرنا ہے، اور
آپ اس فیصلے سے پہچانے جائیں گے. لیکن دکھ کی بات ہے کہ آج جب مالاکنڈ کا فیصلہ بھی ہوا اور اڈیالہ جیل کا فیصلہ ہوا تو بہت دکھ ہوا, بہت مایوسی ہوئی, اور وہ جو امیدیں تھیں اس کے بعد میں اسی کے بعد میں نے ان کی سچی بات ہے ان کی ایویلویشن کرنی تھی. اور آج میں وہ جان مارشل تو بہت بڑا جج تھا, بہت اعلیٰ انسان تھا, میں ان کی گریڈنگ میں بہت نیچے آ گیا ہوں. میرا خیال ہے کہ میں شاید 10% پہ پہنچ گیا ہوں. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے عدالتوں کے, سپریم کورٹ کے, ہائی کورٹس کے مزاج کو بدلا, فنڈامنٹل رائٹس پہ بہت کام کیا, کرپٹ پریکٹسز کے خلاف بہت کام کیا, بہت سی ریکوریز بھی ہوئیں. اس کے علاوہ یہ کہ بہت ایسی اپائنٹمنٹس تھیں جو کہ غلط تھیں, جو کہ آئین اور قانون کے خلاف تھیں, ان کو ان ایلیجیبل قرار دے کے ان سے ریکوری کرائی گئی. یہ بڑی خوش آئند ہے, میں ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا. لیکن جہاں تک یہ جیسے کا معاملہ آ جاتا ہے, یہ وہی کیس ہے کہ 2010 میں انسداد دہشت گردی عدالت نے رہا کرنے کا حکم دیا 11 افراد کو, وہاں سے ان کو پکڑ لیا گیا. رہائی کے بعد 4 افراد جو ہیں ان کی موت واقع ہو گئی. 7 کے بارے میں اب یہ فیصلہ آیا ہے کہ لواحقین سے ان کے ملوایا جائے, اور جو 4 افراد جو ہیں اب دنیا میں نہیں رہے ان کے لواحقین کو معاوضہ دیا جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا فیصلہ آنا چاہیے تھا اس کے بارے میں؟ دیکھیے, یہ میں آپ کو جیسے معلوم ہے, بلکہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ ان کو اڈیالہ جیل سے اٹھایا گیا 28 مئی 2010 کو. اور جب ہم نے پیٹیشن فائل کی تو پہلے وہ نہیں مان رہے تھے, تو 12 دسمبر 2010 کو انہوں نے یہ مان لیا کہ وہ ہماری کسٹڈی میں ہیں اور ہم ان کا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کر رہے ہیں, آرمی ایکٹ 1952 کے تحت. اور یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ دے آر نو مور ان انلیگل کنفائنمنٹ, یہ ان کے الفاظ تھے. اسی سٹیٹمنٹ کو ریکارڈ کرتے ہوئے چیف جسٹس صاحب نے اس پیٹیشن کو پہلے تو ڈسپوز آف کر دیا. اب بات یہ تھی کہ یہ دیکھنا تھا کہ آرمی ایکٹ کے تحت جب کسی کا ٹرائل ہوتا ہے تو پہلے یہ پرکھنا ضروری ہے, جیسے کہ ہماری نظائر موجود ہیں, ہمارے ہائی کورٹ تک کی نظیر موجود ہے, کہ پہلے اس کو دیکھیں کہ سبجیکٹ تو آرمی ایکٹ ہے یا نہیں. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ تقریباً جنوری 2012 کو انہوں نے یہ بیان دیا کہ ہم ان کا ٹرائل نہیں کر سکتے اس لیے کہ آرمی ایکٹ, دے آر ناٹ سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ. اب صورتحال یہ تھی کہ جب یہ انہوں نے کہہ دیا تو 20 مہینے کے بعد جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آرمی ایکٹ کے تحت ہم ان کا ٹرائل نہیں کر سکتے, تو اسی وقت اس سپریم کورٹ کا فرض تھا کہ ان کو رہائی کا حکم دیتے. یعنی 20 مہینے ثابت ہو گیا کہ وہ انلیگل کنفائنمنٹ تھی. وہاں پر یہ سپریم کورٹ نے مسئلے سے کام لیا. افراد کا معاملہ اسی طرح ہی رہے گا, لاپتہ افراد لاپتہ ہی رہیں گے. جاتے جاتے 2 فیصلے آئے ہیں لیکن ان سے وکلاء کو مایوسی ہو رہی ہے. بہت شکریہ طارق. لاپتہ افراد کے وکیل مایوس ہیں اور ان کے شکوے آپ نے سنے. ان کو امید تھی کہ کوئی بڑا اہم فیصلہ آئے گا, لیکن جو فیصلے آئے ہیں ان سے وہ شدید مایوس ہوئے ہیں. نیوز آر میں ملتے ہیں بریک کے بعد. کراچی میں اب تک ہونے والی گرفتاریوں کو شمار کیا جائے تو شہر قائد کی جیلیں کم پڑ جانی چاہیے تھی. پکڑے جانے والے ہزاروں میں سزا ایک کو بھی نہیں. 5 ستمبر سے شروع ہونے والے کراچی آپریشن کا اگر جائزہ لیا جائے تو وفاقی حکومت بھی مطمئن ہے اور صوبائی حکومت کا بھی سینہ پھولا ہوا ہے. ایک اندازے کے مطابق کراچی سے اب تک 10,000 افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں, اور اگر پولیس اور رینجرز کی طرف سے جاری ہونے والی پریس ریلیز میں دیے گئے اعداد و شمار کو اکٹھا کیا جائے تو تعداد کراچی کی جیلوں کی دستیاب گنجائش سے زیادہ بنتی ہے. اس کے باوجود حیران کن بات یہ ہے کہ ابھی تک ایک بھی ملزم کو کسی عدالت سے سزا نہیں دی گئی, جبکہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت کراچی آپریشن کے دوران گرفتار کیے جانے والے 1600 افراد کراچی کی جیلوں میں بند ہیں, اور یہ تمام کے تمام معمولی جرائم میں ملوث بتائے جاتے ہیں. کراچی میں 2 تمنچوں سے 10 پولیس اہلکاروں سمیت 20 افراد کا قتل کیا گیا, مگر مجرم غائب ہے. اگر کوئی ایسا ٹارگٹ کلر پکڑا بھی گیا ہے تو سامنے نہیں لایا گیا. وجہ مصلحت کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟ کراچی سے روزانہ کروڑوں روپے بھتہ اکٹھا کیا جاتا تھا, مگر کوئی بڑا بھتہ خور یعنی کوئی ڈان نہیں پکڑا گیا. کراچی میں موجود بھتہ خوروں اور ٹارگٹ کلرز کے کئی نیٹ ورک ہیں. ان نیٹ ورکس کے کارندوں کو پکڑ کر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کراچی میں امن کے شادیانے بجیں گے تو یہ اس کی غلطی ہے, کیونکہ اصل ناصور اپنی جگہ پر ہی قائم بھی ہے اور اسی طرح رسک بھی رہا ہے. کراچی پولیس کے سربراہ شاہد حیات کو اس ناصور کی پوری طرح خبر ہے. وہ کہتے تو ہیں کہ ان پر کوئی سیاسی دباؤ نہیں, لیکن اگلے ہی سانس میں یہ بھی کہہ گئے کہ سیاسی جماعتیں ہم سے تعاون کریں اور اپنے اندر موجود عسکری ونگز ختم کر کے ملزمان کو ہمارے حوالے کر دیں, ورنہ ان کی فہرست جاری کر دی جائے گی. کراچی پولیس کے سربراہ کا اعتراف تھا کہ آپریشن کے دوران کراچی پولیس کو دوسرے اداروں
हुकूमत सियासी जमातों की तरफ से पूरी सपोर्ट मिली, ताहम सियासी जमातें मतलूब मुल्जिमान पुलिस के हवाले नहीं कर रही। कराची पुलिस के सरबराह के इस बयान के बाद अब मुकम्मल खुशगुमानी से दूर होकर सोचना चाहिए कि क्या कराची ऑपरेशन कामयाब भी हो रहा है या नहीं, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ये ऑपरेशन नाकाम हो गया तो इस मुमकिन नाकामी के बतन से कई बलाएं जन्म लेंगी जो कराची में बर्बादियों के नए बाब खोलेंगी। अल्लाह अपना रहम फरमाए। कराची ऑपरेशन पर पैदा होने वाले खदशात और मुमकिनात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी कराची के अमीर जनाब इंजीनियर नईमुर रहमान, और फोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है शजील मेमन ने, वज़ीर इत्तलात भी हैं, वज़ीर बल्दियात भी हैं, अब चेयरमैन वाटर बोर्ड भी हैं और कई जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। शजील मेमन साहब, ये जो ऑपरेशन जारी है, क्या वजह है कि कल भी 12 अफराद हम देखते हैं जाँ बाक हो गए, क्यों इस तरह हो रहा है? दहशत गर्दों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है, क्योंकि पिछले 25-30 साल से इनको जो है एक ब्रीथिंग स्पेस दी गई है दहशत गर्दों को, और उनको फलने फूलने के लिए वक्त दिया गया है, उनको मुख्तलिफ सपोर्ट्स की गई हैं, और अब इस वक्त ये इस हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उन दहशत गर्दों को की कार्रवाई को ख़त्म करे और दहशत गर्दों को गिरफ्तार करे। और जितनी बड़ी तादाद में ये काम होता गया है, अब उसको ठीक करने में भी काफ़ी वक्त दरकार है। हमने ये कहते आए कि इस चीज़ में टाइम मज़ीद दरकार है, ये कोई महीनों की बात नहीं हो सकता, इसमें साल भी लग जाए इन चीज़ों पे काबू पाने के लिए। लेकिन जो पुलिस की और रेंजर्स की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें जिनको हम अभी मीडिया के सामने नहीं बता सकते, लेकिन इन दहशत गर्दों के मकासद जो हैं वो बिल्कुल इस मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, और यहाँ पे जो फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है उसका मकसद वाज़ह है कि मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। इस मद में हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि इनके नेटवर्क्स को तबाह किया जाए। ये बताइए कि ऑपरेशन जो शुरू कर दिया गया, जजेस को तहफ़्फ़ुज़ देने की, गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात हुई थी, अभी तक सजाएं हम होती नहीं देख रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि प्लान ही नहीं था कि गिरफ्तारियां तो हो जाए, लेकिन कुछ सजा किस तरह दी जाएगी, क्या किया जाएगा, उसके बारे में कोई प्लान ही नहीं था और ऑपरेशन शुरू हो गया? देखिए जी, विटनेस प्रोटेक्शन की बात आपने की, विटनेस प्रोटेक्शन का लॉ पास हो चुका है। सजाओं की बात आपने की तो मैंने आपको कहा कि उसमें जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं उनको 1 हफ्ते के अंदर सजाएं देनी है, लेकिन ये जो मैटर जो है कि उधर से जो डिले हो रहा है, इस चीज़ को जुडिशरी के हायर लेवल पे भी टेकअप किया गया है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि उन जजेस को पाबंद किया जाए कि जिन गवाहों के जिन क्रिमिनल्स के खिलाफ शवाहिद भी मौजूद हैं, JITs भी मौजूद हैं, उनको सजाएं दी जाएं। लेकिन ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शायद मेरी बात थोड़ी बुरी लगे कुछ लोगों को कि हमारे पास जुडिशरी भी एक खौफज़दा है, और वो जुडिशरी जो है जिसका काम है कि इंसाफ फराम करना और लोगों को केसेस को जो है अपने टाइमली जो है डिस्पोज ऑफ करना, वो चीज़ नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है। और प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने भी ये मसला टेकअप हुआ था सिंध गवर्नमेंट की जानिब से और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जानिब से। अभी भी हमारी कोशिश ये है कि इन चीज़ों को जो भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं इनको नाकाम करें और दहशतगर्दों को कैफे किरदार तक पहुँचाएँ। शजील इनाम मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कराची साथ हैं जमात इस्लामी कराची के अमीर जनाब इंजीनियर नईमुर रहमान। नईमुर रहमान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है वज़ीर इत्तलात की, ये फरमाइएगा कि शायद हयात कराची पुलिस के चीफ हैं, बहुत कोशिशें कर रहे हैं, कई कामयाबियों ने मिली, लेकिन वो अपील कर रहे हैं सियासी जमातों से कि उनके जो अस्करी विंग्स हैं, जो टारगेट किलर्स हैं, वो हवाले कर दें, नहीं तो वो फहरिस्त जारी कर देंगे। इस अपील से आपको लगता है सियासी जमातें मान जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो उसामा, मैं बस 1 मिनट आपका लूँगा आपके मौजूद के अलावा, और वो ये है कि आज बांग्लादेश में वहाँ की जमात इस्लामी के रहनुमा अब्दुल कादिर मुल्ला को कोर्ट ने जो फांसी की सज़ा सुनाई थी, रात को उनको फांसी दी जानी है। अभी शायद इत्तलात आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है, लेकिन मैं आपकी तवज्जो इस जानिब दिलाना चाहता हूँ और हुकूमत की भी कि कहाँ है वो वज़ारत ख़ारजा। पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों के साथ जो कुछ वहाँ पर सलूक किया जा रहा है, उस पर पाकिस्तान को अपना रोल उन मुआहदों की रोशनी में अदा करना चाहिए था जो भुट्टो साहब और मुजीब के दरमियान हुआ था 1974 में, ट्राई पार्टी एक्ट के तौर पर हुआ था। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे इदारे भी जो फ़ौज के इदारे हैं कि जिनके साथ कोलैबोरेट करके वहाँ पर पाकिस्तान बचाने की जिद्दोजहद की गई थी, और इसके बाद जो मुआहदे हुए थे, मैं समझता हूँ इनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। दूसरी बात जो आप कराची के हवाले से बात करें, शायद हमारे दाखिली मसाइल लेते हैं नईमुर रहमान साहब कि हमारे अपने मसाइल लेते हैं कि उस तरफ तवज्जो ही नहीं जा रही खारजा मामलात पर। ये भाई, इस खारजा मसले का ताल्लुक, बड़ी अहम है। जी, मैं
جی میں آپ سے گزارش یہ کہوں گا کہ یہ جو خارجہ کا مسئلہ ہے نا، یہ ہماری داخلہ سے بھی وابستہ ہے. آج اگر پاکستان میں کوئی اس بات کی تحریک چلائے کراچی میں کہ کراچی کو علیحدہ ہونا چاہیے، جیسا کہ خبریں آتی رہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ کون پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑا ہوگا، کون پاکستان کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ کام کرے گا. اس لیے یہ سب باتیں جو ہے انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، وزارت خارجہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. کراچی کی جو صورتحال ہے اس پر بھی بین الاقوامی طاقتوں کی نظریں ہیں، اور شاہد حیات صاحب کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس لیے کہ انہوں نے اپنی بساط کے برابر یا اس سے کم زیادہ کوشش کی ہے اور نام بھی لیے ہیں، اور کہیں ان کے نام کو پھر حکومتوں نے پکڑ کے اور اداروں نے پکڑ کے کہا کہ آپ نام نہ لیں. اور انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے بھی یہ لسٹ دی تھی اور کل بھی اس کو دہرایا کہ 450 لوگوں کی فہرست ہے، اور میں پارٹیوں کے نام بھی موجود ہیں. پارٹیوں کے یہ نام کوئی اجنبی نہیں ہیں. آپ کو یاد ہے JIT کی جو رپورٹ شائع ہوئی تھیں، پورے میڈیا پہ یہ آئی تھیں، اس میں پارٹیوں کے ناموں کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے نام دیے گئے تھے اور تعداد بھی گئی تھی. اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح لوگ سمجھتے ہیں، جس طرح پورے پاکستان میں جانے مانے دہشت گردوں کے جو ہے وہ ونگ موجود ہیں، وہ ونگ اسی ریفلیکشن کے ساتھ، اسی تعداد کے ساتھ، اسی تناسب کے ساتھ موجود تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد بھی عملاً کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں. میں تو آپ سے سوال کرتا ہوں، پوری قوم سے اور حکومت سے سوال کرتا ہوں کہ ہمارے شہر نے کیا قصور کیا ہے کہ بھائی ان دہشت گردوں کو ہم پر مسلط کیا ہوا ہے. 35 لوگ جو کہ برسوں سے پیرول پہ رہے ہیں، آج تک گرفتار نہیں کیے گئے، جن کو پھانسیوں کی سزائیں ہو گئیں. سہولت مرزا جیسے لوگوں کو ان کو پھانسی نہیں دی جا رہی ہے، لوگوں کو پھر سزائیں نہیں دی جاتی ہیں. اور یہ ولی بابر کے قاتلوں کو سب کو چن چن کر قتل کیا گیا. اور اب جو پروٹیکشن بل لائے ہیں وٹنس کا، اس پر بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. تو یہ سب ذمہ داری شرجیل میمن صاحب اتنی سی آرام سے بات کر کے گزر جاتے ہیں. پچھلے یعنی جن لوگوں کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہیں، یہ دہشت گردوں کی پروٹیکشن تو پچھلے 5 سال ہوتی رہی ہے نا. مفاہمت کی سیاست کے نام پر سب کو ساتھ بٹھا کے رکھا ہے، انہی کی فہرستیں آتی ہیں وہی شخص. اس لیے بھائی ہمارے شہر کی حالت ہمارے شہر کے لوگوں پر جو ہے وہ کچھ رحم کرو اور حکومت اپنی رائٹ قائم کرے. جماعت اسلامی بھی ایک بڑی جماعت ہے کراچی میں، تو یہ جو لسٹ اگر آؤٹ ہو گئی اس سے آپ کو تو کوئی خوف نہیں؟ الحمدللہ ایک آدمی بھی اس میں بھی نہیں ہے، پچھلی JIT میں بھی نہیں ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جماعت اسلامی ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اللہ نے بڑا کرم کیا ہے اور ہم بالکل پرامن جد و جہد پر یقین رکھتے ہیں. ہم اخلاقی تربیت لوگوں کی کرتے ہیں، ہم سیاسی جد و جہد کرتے ہیں. اس وقت بھی ہم شہر میں موجود، ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے سینکڑوں کارکنوں کو شہید کیا گیا ہے، لیکن ہم نے اس راستے کا انتخاب نہیں کیا جس میں اسلحہ اٹھا کے اپنے ہی شہر کے اندر فساد برپا کیا جائے. اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم پورے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے، پورے ملک کے سامنے، وزیر اعظم کے سامنے رونا روتے ہیں کہ بھائی اس کام کو کریں. وزیر اعظم صاحب تشریف لائے تھے، ساری جماعتیں موجود تھیں انکلوڈنگ MQM موجود تھی اور ANP بھی تھی. سب نے کہا کہ جناب آپریشن ہونا چاہیے اور عسکری ونگ ختم ہونے چاہیے اور جس کو بھی آپ پکڑ لیں گے ہم کچھ نہیں کہیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کی جو ڈیوٹی شاید 10 12 سال سے گورنر ہاؤس میں بٹھا کے یہی لگائی گئی ہے، قاتل پکڑے جاتے ہیں، فون آنا شروع ہو جاتا ہے، دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں وہ مداخلت کر کے، اور ان گورنر کو بھی نواز شریف صاحب نہیں ہٹاتے جس نے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا جو ایک مقام بنا لیا ہے. اس لیے ہمارے شہر کا مسئلہ یہ کہ یہاں پر کوئی چیز، یہاں 10,000 جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے باوجود اچانک کبھی کبھی حالات خراب ہو جاتے ہیں. جب ہم سوال کرتے ہیں کسی حکومتی اہلکار سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بہتری آئی ہے، پہلے روزانہ 10-12 لوگ قتل کر دیے جاتے تھے، اب بہت بہتری ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ کل بھی 13 لوگ قتل ہوئے ہیں اس شہر کے اندر. اب تو ایسا لگتا ہے کہ پورا سوئچ دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کے ہاتھ میں ہے. جب بٹن دباتے ہیں تو دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے، بٹن آف کر دیتے ہیں تو بند ہو جاتی ہے. اس میں حکومت کہاں ہے، اس کی رٹ کہاں ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیس چیف کو بھی اختیار ملنا چاہیے اور وہ جس طرح سے چاہتے ہیں. اور یہ بھی اب ظاہر ہے کتنے دن تک بھی ہم شاہد حیات کو بھی مہلت دیں گے. ظاہر ہے اب شاہد حیات کو بھی کچھ چیزیں کر کے دکھانی چاہیے، ہمت کا مظاہرہ کر کے ان سارے لوگوں کے چہروں کو بے نقاب کرنا چاہیے کہ جو سارے کام کر رہے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ شہر کراچی کے لوگ امن و امان کے لحاظ سے، یعنی امن ہی نہیں ہوگا تو کہاں سے صنعتیں چلیں گی؟ ہماری ویسی معیشت کا برا حال ہے، مہنگائی بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور پھر ہم پر جو ہے وہ بدامنی کو مسلط کر کے رکھا ہے. خدا کے واسطے ہم پر رحم کرو. صحیح، بہت شکریہ انجینئر نعیم الرحمان صاحب، جماعت اسلامی کے امیر. آپ نے ہمیں وقت دیا. جس طرح جماعت اسلامی کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ شاہد حیات صرف اپیل نہ کریں بلکہ ان لوگوں کی فہرست جاری کر دیں جو ٹارگٹ کلرز ہیں، کہ کس جماعت سے ان کا تعلق ہے، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل سکے اور یہ کراچی آپریشن واضح طور پر لوگوں کو بھی بہتری کی جانب نظر آتا ہوا دکھائی دے. نیوز آر میں ملتے ہیں بریک کے بعد. یوتھ پروگرام کے تحت نوجوانوں کو لاکھوں کے قرضے، پورا پاکستان لائنوں میں لگ گیا. کس کو ملے گا کس کو نہیں؟ نوجوان خوش ہیں مگر خوش قسمت بہت کم.
मुस्लिम लीग नून अवाम के दिल जीतने वाले इक़दामात कर रही है। नौजवानों के लिए वज़ीर आज़म की खुद रोजगार कर्जा स्कीम का कल से आगाज हो चुका है। हुकूमत छोटे कारोबार के लिए नौजवानों में 100 अरब रुपए तकसीम करने का ऐलान कर चुकी है। 21 साल से 45 साल तक के नौजवानों को 1 लाख रुपए से 20 लाख रुपए का कर्जा फराहम किया जाएगा। वापसी 8 साल में करना होगी। 8% मार्कअप कर्ज खा, जबकि 7% गवर्नमेंट अदा करेगी। हुकूमत की स्कीम बड़ी जबरदस्त है। अगर अगराज़ व मकासद हासिल हो गए तो ये मुआशी खुशहाली की तरफ पहला कदम होगा। स्कीम की मकबूलियत का यह आलम है कि पहले ही दिन पूरा पाकिस्तान बैंकों के बाहर लाइनों में खड़ा था। शहर गांव हर जगह इसी का चर्चा है। बूटे से लेकर बाऊ तक और आपा जुबैदा से लेकर बबली तक हर किसी की आंख में इस कर्ज स्कीम ने सपने सजा दिए हैं। मोबाइल फोन, हजाम की दुकानें, यार दोस्तों की बैठकें, कॉलेज, बाजार और बस स्टॉप, जहां चंद लोग इकट्ठे होते हैं वज़ीर आज़म यूथ स्कीम का ही जिक्र खैर हो रहा है। किसको मिलेगा किसको नहीं पता नहीं। नौजवान खुश हैं मगर खुशकिस्मत बहुत कम होंगे। फॉर्म भले लाखों करोड़ों जमा करवाएं मगर स्कीम के तहत साल भर में सिर्फ 15,000 अफराद पर किस्मत की देवी मेहरबान होगी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी स्कीम को बल्दियाती इंतखाब के लिए फेंका जाने वाला जाल करार दे रही है। इल्जाम यह है कि जिस तरह आम इंतखाबात से पहले नून लीग ने लैपटॉप का लॉलीपॉप देकर नौजवानों को जाल में फांसा, अब बल्दियाती इंतखाबात में यह कहानी कर्जे के चूरन के जरिए दोहराई जाएगी। मगर नाक़िदीन का दावा है कर्जा स्कीम अवामी खजाने का उजाड़ा करेगी। दलील चीनी कहावत से देते हैं कि जरूरतमंद को मछली ना दो बल्कि उसे मछली पकड़ने का गुर सिखा दो। हुकूमत नौजवानों को रोजगार देना चाहती है तो पहले उन्हें कारोबार की तरबियत दे, वरना ना तजर्बाकारी से पैसे का ज़िया भी हो सकता है। मगर हकीकत यह भी है कि अवाम ने स्कीम से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता कर ली हैं। अवाम की तवक्कुआत क्या हैं और मुखालिफिन के एतराज़ात में कितना दम है, इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा शौकत बसरा। शौकत बसरा साहब, पीपल्स पार्टी ने भी शुरू किया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। ये जो कर्जा स्कीम है इसको तो आपको सराहना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसी स्कीम जिससे महंगाई में कमी हो, जिसमें लोगों को रोज़गार मिले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर पाकिस्तानी इसको सराहता है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ये स्कीम भी माजी की तरह, जैसे आपको याद होगा कि कर्ज तारो मुल्क सवारो, काली पीली नीली टैक्सी, सस्ती रोटी, आपका अफसाना हाउसिंग स्कीम, उनकी तरह बैंकों के बैंक तबाह हो गए थे, आपको याद होगा। और फिर इस स्कीम में बड़ी मज़ाक़ा खेज़ बातें हैं। शराइत क्या है कि पाकिस्तानी होना ज़रूरी है और ID कार्ड होना ज़रूरी है। तीसरी शर्त यह है कि शनाख्त गारंटर होना चाहिए। मुझे ये बताइए, गरीब आदमी को तो पाकिस्तान के अंदर ज़कात कोई नहीं देता, उसको कर्ज कोई नहीं देता, उसका गारंटर कौन बनेगा? और फिर अगर और पाकिस्तान में पूरी आबादी इस वक्त 20 करोड़ के करीब है उसामा, 1 लाख लोगों को ये कहते हैं हम लोग ये कर्ज देंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए और बल्दियाती इलेक्शन से पहले एक ये लॉलीपॉप और झूठा वादा, जैसे 18 मई के इलेक्शन में इन्होंने लोगों से झूठ बोलकर वोट लिए थे, तो फिर ये लोगों को ये झांसा देकर तो मेरे ख्याल में ये वोट लेना चाहते हैं। इसके अलावा मुझे स्कीम में कुछ नजर नहीं आता। मगर 1 लाख ही सही, उन 1 लाख घरों में, खानदानों में गुर्बत में कमी तो हो सकती है इस स्कीम से। और पुरानी स्कीम को छोड़ दें, इस दफा तो कह रहे हैं कि साफ और शफाफ होगा बिल्कुल सारा निजाम। साफ शफाफ का आप इससे अंदाजा लगा लें कि वो, मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर अक्लमंद होने के लिए और हुकूमती ओहदा लेने के लिए शरीफ खानदान में पैदा होना ज़रूरी है। उसको अपनी बेटी को उसका सरबराह बनाकर उसको तो पहले ही सियासत के अंदर ये ले हैं, तो साफ साफ ये किस तरह होगा? पहली बात। दूसरी बात, हाँ भाई, गुर्बत में मुझे ये बता दें कि किस तरह कमी होगी। जो रिपोर्ट है आपकी UNO की, उसके मुताबिक 62% लोग गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप चले इस बात को मान भी लिया जाए तो मुझे ये मैकेनिज्म बता दें क्या होगा। और फिर दूसरी एक शर्त ये रखी है कि उम्र 45 साल तक होगी, सिवाय इसके कि लोग, जैसे अब मेरे ख्याल में हुकूमत भी डबल शाह वाले प्रोग्रामों पे आ गई है कि लोगों को झांसा देकर, लोगों को तरगीब देकर सिर्फ अपना टाइम और डंग टपाओ की पॉलिसी है। इसके अलावा मुझे इस पॉलिसी के अंदर, मुझे माजी के अंदर इनकी कोई स्कीम मुझे बता दें जो कामयाब हुई हो, जिनके मैंने नाम लिए हैं। आज कहीं आपको वो काली पीली टैक्सी नजर आती है, कहीं आपको सस्ते तंदूर नजर आते हैं, कहीं आपको अफसाना हाउसिंग स्कीम नजर आ रही है। तो ये भी भाई मेरे बड़ी माजरत के साथ आप देख लीजिएगा कि फिर जितनी तादाद के अंदर मुझे अभी तक याद है कि सिपाही की पोस्ट के लिए जब इश्तिहार आया तो वहाँ पे MBA पास बच्चे वहाँ पे अप्लाई कर रहे थे। तो इसमें भी यही होगा
पूरी कौम इस चक्कर में लगेगी। लेकिन और फिर ये कह रहे हैं जी हर साल 15 लाख लोगों को हम देंगे। और भाई आप पता नहीं अगला बजट भी पेश करते हो कि नहीं करते, जिस तरह के आपके हालात हैं। आपने माजी में जो वादे किए, वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आपने लोड शेडिंग हो, उनमें से अगर वादा पूरा कर लिया है तो भाई आपका हुस्न ज़न है, आप चाहते हैं कि ये वादा पूरा कर लेंगे, तो आप समझते हैं तो ये आपकी खुशफहमी होगी। इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरी अपनी ये कि अगर ये मिलेगा भी किसी को, किसी गरीब को नहीं मिलेगा। ये बात आपको मैंने पहले कहा है, गरीब आदमी को तो भाई कोई ज़कात देने के लिए तैयार नहीं है। और फिर ये बिल्कुल पॉलिसी जो है बिल्कुल मुझे इस तरह लग रही है जैसे वो प्राइवेटाइजेशन है ना, आफ मनशा बाई मनशा फार मनशा, ये भी लोन स्कीम आफ अमीर बाई अमीर फार अमीर, गरीब के लिए सिवाय रोने धोने के और कुछ नहीं। लेकिन लोग आप देखें कितने पुरुमीद हैं, रश लगा हुआ है, तो आप क्या समझते हैं इस तरह मायूसी होगी तो फिर बेहतर तरीका क्या था, क्या किया जाता? मैं आपको यही बात कर रहा हूं ना कि आप ये देखिए कि इन्होंने इनकी टाइमिंग मुलाजा कीजिए। पहले ये गिरती हुई सिर्फ अपनी साख को बचा रहे हैं, और बल्दियाती इलेक्शन में इनके पास कोई चीज़ अब बेचने को और नहीं थी, तो इन्होंने ये सिर्फ स्टंट के तौर पर इसको इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर नॉन ट्रांसपेरेंसी होगी, या ट्रांसपेरेंट बनाना होता तो ये अपने घर में इसको ना रखते। एक अभी और इनका एक चचाजाद है इस्माइल लतीफ़, उसको भी इसका मेंबर बना दिया है। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को सख्त मायूसी होगी, माजी की तरह जिस तरह लोगों को मायूसी हुई है। इनमें पंजाब में इनका कोई प्रोग्राम कामयाब नहीं हुआ था माजी की स्कीमों की तरह। तो अब भी मैं ये समझता हूँ कि ये लोगों को जब वो बेचारे वापस जमा करवाने चाहेंगे तो मुझे बताइए कि 100 रुपया हर फॉर्म के साथ उनको जमा कराना होगा। पहली बात तो ये है। तुम एक इसके अंदर शर्त और भी लिखी हुई है सामा भाई, अगर आप फॉर्म को पढ़े, मेरे सामने पढ़ा है कि 17वें ग्रेड का कोई ऑफिसर या इसको कोई ऐसा आदमी जिसके बैंक के अंदर 2 से 3 लाख रुपए, जिसने 1 लाख रुपए कर्जा लेना है, जिसने 20 लाख लेना है, उसका 20 लाख से ज्यादा अमाउंट बैंक के अंदर पड़ी होनी चाहिए। मुझे बताइए अगर गरीब आदमी के पास 2 या 3 लाख रुपए होंगे, या जो गारंटर होगा या उसके पास पैसे होंगे, तो ये कर्ज लेने के लिए बेचारा क्यों भागेगा? तो फिर मार्कअप की शरह जो इसके अंदर फॉर्म के अंदर लिखी हुई है वो है 8%, और साथ ये भी लिखा हुआ है कि किसी वक्त भी जो बैंक है उसको बगैर नोटिस दिए हुए बढ़ा सकता है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि इन्होंने सिवाय इसके कि लोगों को रुसवा करने के लिए, लोगों की गुर्बत का मजाक उड़ाने के लिए, ये दोबारा से नए जो शिकारी हैं पुराना जाल लेकर लोगों को फंसाने के चक्कर में आ गए हैं। तो भाई मुझे तो इसमें कोई रोशनी की उम्मीद मुझे नहीं। बहुत शुक्रिया पीपल्स पार्टी के रहनुमा शौकत बसरा साहब, आपने हमें वक्त दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन जमातें शुक्र व शुबात की नज़र से देख रही हैं स्कीम को भी, लेकिन लोग बड़े पुरुमीद नजर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग इस स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए बैंकों का रुख कर रहे हैं। देखते हैं आगे चलकर होता क्या है। न्यूज़ आप में मिलेंगे ब्रेक के बाद। पेशावर में ड्रोन के बाद अब तहरीक इंसाफ का लाहौर में महंगाई पर धरना। खान साहब की धरना सियासत मियां साहब को लोहे के चने चबा देगी। आम इंतखाबात में होने वाली मुबैना धांधली का शिकवा आज फिर जनाब इमरान खान की जुबान पर था। खान साहब का कहना था शफाफ इंतखाबात के लिए मुल्क भर में मुजाहरे करते रहेंगे, अगर 4 हलकों की मुकम्मल तहकीकात होंगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इमरान खान सवाल गो थे कि जहां 60% वोट जाली निकले तो फिर ऐसे इलेक्शन करवाने का क्या फायदा। एक इल्जाम यह था कि चेयरमैन नादरा को अंगूठों की तस्दीक पर हटाया गया। एक खदशा यह था कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे। इमरान खान के अल्फाज क्या थे, खुद ही मुलाहिजा कीजिए। जो बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है ये किसी सूरत साफ और शफाफ नहीं होना। पंजाब में आप मुकाबला करना पख्तूनख्वा का और पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन का। हम इस मुल्क में अगला इलेक्शन किसी सूरत होने नहीं देंगे जब तक वो साफ और शफाफ ना हो। हकीकत यह है कि इमरान खान जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। 18 रोज गुजर गए मगर नेटो सप्लाई के मामले पर तहरीक इंसाफ एक कदम भी पीछे नहीं हटी। इमरान खान पूरी तरह डटे हुए हैं और पेशावर में उनके कारकुन नेटो सप्लाई की राह में पहाड़ की तरह हायल हैं। इमरान खान के पाए इस्तकलाल में अमरीकी वज़ीर दिफा के दौरे से लग़ज़िश आई है, ना नेटो सफ़ीरों के फ़ोन से उनका दिल पसीजा है। पेशावर के बाद तहरीक इंसाफ लाहौर में महंगाई के खिलाफ तबले जंग बजा चुकी है। इमरान खान का कहना था कि 22 दिसंबर को तारीखी एहतजाज होगा जो हुक्मरानों की आंखें खोल के रख देगा। हकीकत यह है कि खान साहब की धरना सियासत मियां साहब को नाकों चने चबवा देगी।
मगर मुखालिफिन का कहना है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत कम और एहतजाज ज्यादा कर रही है। इल्जाम यह है कि धरना सियासत खैबर पख्तूनख्वा में अपनी नाअहली को छुपाने की कोशिश है। सवाल ये उठाया जाता है कि दूसरे पर उंगली उठाने वाले इमरान खान जवाब दें कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में इंसाफ का बोलबाला हो गया है। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीने लगे हैं। आटा, घी, चीनी, दालें, गोश्त, सब्जियां सस्ती बल्कि मुफ्त मिल रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग हाथ उठा उठा कर इमरान खान को दुआएं दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर पीटीआई का रवैया दुरुस्त, अगर नहीं तो फिर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नहीं सिर्फ सियासत कर रही है। इल्जाम क्या है, हकीकत क्या, इसी का जवाब लेंगे। हमारे साथ हैं पंजाब में ऑपोजिशन लीडर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां महमूद रशीद और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैयद ज़ईम कादरी। महमूद रशीद साहब, ये जब एहतजाज होगा, क्या मकसद है इस एहतजाज का, क्या फायदा होगा? देखिए उसामा, ये तो मेरा ख्याल है कि पिछले 6 माह के अंदर जब से नई हुकूमत आई है और जिस तेज़ी के साथ इसमें जो अशियाए सार्फिन है उसकी कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, ना सिर्फ उनकी कीमतों में इजाफ़ा हुआ है और महंगाई इतनी बड़ी है, बल्कि गवर्नमेंट जो है वो किसी एक शोबे में भी डिलीवर करने में टोटल नाकाम हो चुकी है। आज बिजली के बिलों को देख लें, सुई गैस के बिलों को देख लें, पानी के बिलों को देख लें, लोगों का जो मजबूरी बजट है वो घर का वो तकरीबन 80% इन यूटिलिटी बिलों की नज़र हो जाता है। तो जब लोग ये देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो लोग चीख उठते हैं कि इससे तो पिछला दौर ही शायद बेहतर था कि ये 6 माह में जितनी महंगाई हो गई है और जिस सतह पे हुकूमत हमें ले आई है, आइंदा 4.5 बरस में क्या होगा। तो ये जो हम एहतजाज करने जा रहे हैं, ये मजमूई तौर पर जो इस वक्त सूबे में मुल्क के अंदर हालात हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है और लाखों लोग जो है ना वो धक्के खाते फिर रहे हैं, बेरोजगार हैं, बदअमनी है, महंगाई है, करप्शन है, माइक्रो लेवल के ऊपर जो सारी चीजें हैं करप्शन की, उसी तरह लुथड़े पड़े हैं ये थाना और पटवार खाने जो हैं। तो इन सारी चीजों के ऊपर मजमूई तौर पर जो एक तासुर था लोगों का कि नई हुकूमत आई है और कुछ तब्दीली आएगी और हमें रिलीफ मिलेगा, पिछले 6 माह के अंदर नहीं हुआ, इसलिए आप धरना दे रहे हैं, इक़दामात से एहतजाज करने जा रहे हैं। मियां साहब, एक मैं सैयद ज़ईम कादरी साहब, अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया इमरान खान साहब ने। नेटो के सफीरों के फोन आते रहे, इमरान खान साहब के वो पैर पड़ने को तैयार, लेकिन उन्होंने नहीं माना, वो धरना उन्होंने जारी रखा। तो पंजाब हुकूमत क्या कर लेगी? ये आपकी और उनकी यकीन खुशफहमी है जो ये बात सोचते हैं। मैं ये समझता हूँ कि नेटो सप्लाई कल भी जारी थी, आज भी जारी है और उनके काम में ना तो कोई रुकावट आई, ना कोई बढ़ोतरी हुई, ना ही कमी आई। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो हक है पीटीआई का, बल्कि हर पाकिस्तानी का वो बुनियादी हक है कि वो एहतजाज करे और एहतजाज करना यकीनन इनका बुनियादी हक है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या एहतजाज महंगाई के बारे में है? अगर महंगाई के बारे में है तो पूरी दुनिया के इकोनॉमिक एक्सपर्ट से जानते हैं और मानते हैं कि ये एक सूबाई सब्जेक्ट है। और अगर वाकई KPK में महंगाई का आलम यह है कि वहाँ पर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, फिर तो यकीनन इनको लाहौर में ये मार्च, धरना या जो भी कह रहे हैं इसको होना चाहिए। लेकिन क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का ये हक नहीं कि वो उनके लिए वो सियासी जमात जो यकीनन हुकूमत में भी है, कम से कम इस बात का इशारा ही कर दे कि हम उस महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं जो आज पाकिस्तान के तमाम 3 सूबों से ज़्यादा है। इन्होंने बिजली की बात की, तो आज बिजली के बिलों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह लो रिकवरी रेट है, जिसमें सूबाई हुकूमतों ने अपना किरदार अदा करना है। जहाँ सूबाई हुकूमतों ने अपना किरदार अदा किया, वहाँ पर आज पंजाब में तकरीबन 89% रिकवरी रेट है, जबकि इनके यहाँ 40% या 42% रिकवरी रेट है। आटे की कीमत देख लें या टमाटर प्याज की, हर 2 सूरतों में खैबर पख्तूनख्वा 30 से 40% ज्यादा महंगाई का के तूफान के नीचे है। और अगर इसी तरह आपने पॉइंट स्कोरिंग करनी है तो इस महंगाई के खिलाफ जो मार्च है उसका भी असर इंशाअल्लाह अज़ीज़, वो ड्रोन का ड्रामा जो किया गया था, यानी उस धरने जैसा असर होगा, वो खुशफहमी है कि नेटो सप्लाई रुक गई। मियां साहब, वो इसलिए मुस्लिम लीग कहती है कि आप खैबर पख्तूनख्वा में तो महंगाई कंट्रोल करें, यहाँ आके ये जो आप करने जा रहे हैं सारा एहतजाज, इसका क्या फायदा? कुछ हासिल नहीं होगा। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये हर चीज खैबर पख्तूनख्वा पे ना डालें,
अपने गिरेबान में झांकें और जहां इनकी हुकूमत है उसका जवाब दे मुझे। ये खैबर पख्तूनख्वा में भी जी महंगाई है, तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि वहां महंगाई है तो यहां भी महंगाई है जी। मैं ये कहता हूं कि ये सबसे बड़ा सूबा है और ये पिछले 5 साल में भी ये इनकी हुकूमत थी यहाँ पंजाब के अंदर, और ये सिर्फ महंगाई नहीं, इसके साथ ये जो गैस की बंदिश अब 3 माह के लिए यहाँ पर गैस बंद हो जाएगी, सीएनजी स्टेशन बंद रहेंगे, सनतें बंद हो जाएंगी, लाखों लोग जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे, कोई इनसे पूछने वाला नहीं। हम मजमूई तौर पर जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है और जो ये इनकी नॉन डिलीवरेंस है, इसके अगेंस्ट ये एहतजाज कर रहे हैं, और उसमें महंगाई भी एक सबसे अहम फैक्टर है। लोग किधर जाएं, कोई नहीं पूछने वाला कि ये 6 माह के अंदर ये गवर्नमेंट जो है ये तो टेक ऑफ नहीं कर पाई, किसी एक मसले को इन्होंने प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं किया, अवाम को किसी एक शोबे में रिलीफ नहीं दिया। सही दिन कादरी साहब, आप कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा अगर महंगाई है तो फिर मुस्लिम नून भी इसी का वहां एहतजाज शुरू कर देंगे। ऐसा तो नहीं है वहां लोग ही आपके साथ नहीं होंगे, यहाँ तहरीक इंसाफ बड़ी पॉपुलर होगी, और जिस तरह मैंने कहा कि वहां पर किस तरह धरना इतना कामयाब हुआ, अमेरिका ने सप्लाई रोक दी, यहाँ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी पंजाब हुकूमत के लिए। हमारे यहाँ कोई मुश्किल नहीं होगी, हम पोलिटिकली मैच्योर लोग हैं, जानते हैं कि ये महंगाई की स्ट्राइड एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्रंच और हमारी रिस्ट्रक्चर की वजह से 17 से 20% हुई थी। हम समझते हैं कि हम किसी को जिसको कहते हैं क्लास्ट्रोफोबिक नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि ये डिलीवर करें, हम इनके साथ इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे। हम पोलिटिकली मैच्योर लोग हैं, हम समझते हैं कि मामला दिगर गू हैं और उसमें टेररिज्म और दीगर मामलात का एक अपना इम्पैक्ट है। हम इस तरह पॉलिटिकल इमेच्योरिटी का सबूत नहीं देंगे, लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर तो जवाब दे सिर्फ पंजाब हुकूमत है फिर तो फबेहा, और अगर वाकईतन ये केपीके की हुकूमत में जवाब दे भी नहीं अपने आप को ठहराना चाहते, तो ये तो फिर बहुत ही मेरे ख्याल में अच्छी और खुशाइन बात की है मेरे बड़े भाई। ये बात मियां साहब, ये धरने की जो सियासत हो रही है, कभी इलेक्शंस में धांधली पर धरना, कभी नेटो सप्लाई पर धरना, अब यहाँ पर हड़ताल, ये धरने से लोगों को मुश्किलात में उनकी इजाफा हो रहा है, उनसे फायदा हो रहा है क्या? इस एहतजाज से महंगाई खत्म हो जाएगी, कीमतें कंट्रोल हो जाएंगी? जिस तरह कह रहे हैं कि नेटो सप्लाई पर धरना, जैसे सप्लाई तो रुकी कोई नहीं। देखिए, मैं ये समझता हूं कि इनको घुटने टेकने पड़ेंगे, कोई मैकेनिज्म नहीं है यहाँ पर, और ये पिछले 5 साल में भी इनकी हुकूमत थी, अब ये 5.5 साल हो गए, इन्हें 6 माह ये भी इसमें डाल लें, कोई रत्ती बराबर फर्क नहीं आया किसी एक चीज के अंदर भी। बजाय इसके कि ये अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें, ये गुड गवर्नेंस का ये जो जिक्र करते हैं, लेकिन आज हर तरफ पंजाब के अंदर चीखो पुकार है। मैंने जैसे ये कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बदअमनी है, और ये करप्शन है ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर। आप चले जाएं थानों के अंदर, कचहरियों के अंदर क्या हो रहा है, क्या आप देखें ना जी। हम तो मजमूई तौर पर इनकी 6 माह की जो कारकर्दगी है और परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर इन्हें जो है ना वो ये चार्जशीट इनकी है कि लोग जो इनसे समझ बैठे थे, जो सबज बाग इन्होंने दिखाए थे, जो बुलंदो बाग वादे इन्होंने किए थे, आम आदमी की जिंदगी को आसान करने की बात की थी, आम आदमी की जिंदगी तो पिछले 6 माह के अंदर पहले से बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है। कादरी साहब, बड़ी मुश्किल हो जाएगी बल्दियाती इंतखाबात में। तहरीक इंसाफ का एक पॉपुलर नारा हो सकता है, महंगाई आप मानते हैं, और ये आवाज उठाने जा रही है तहरीक इंसाफ। जी, हम इनको वेलकम करते हैं और हम चाहते हैं कि ये यही काम करें ताकि लोग मान जाएं कि ये पॉलिटिकली कितने मैच्योर हैं। वाकईतन सही फरमा रहे हैं कि आज अमनो अमान की सूरत पंजाब में केपीके से तो बहुत ख़राब है, तो ये अगर ये कहेंगे और लोग मान जाएंगे तो फिर बड़ी अच्छी बात है। ये वाकईतन अगर कह रहे हैं कि आज 40% से 50% का कीमतों का फ़र्क केपीके और पंजाब में नहीं है, और उन 3 सस्ते बाज़ारों को जो हफ्ते में 3 दिन पूरे अजला में 34 अजला में लगाए जा रहे हैं, क्या डीपीओज और डीसीओज ने मेहनत नहीं की और आज कीमतें जो हैं वो अपने मदार में वापस नहीं आ गई? तो ये सब लोग देख रहे हैं ना, पता लग जाएगा 22 तारीख को कि क्या इम्पैक्ट आता है, और लोग ये भी देखेंगे कि वाकई अमनो अमान के खिलाफ ये बात कर रहे हैं। तो केपीके में तो नीरो जो है वो चैन की बंसरी बजा रहा है, और पंजाब में तो हालात बहुत दिगरगू हैं। तो ये सब बातें लोगों के सामने 22 दिसंबर को मियां साहब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लग पता जाएगा 22 दिसंबर को एहतजाज किस कदर ये सक्सेसफुल होता है। वो तो कह रहे हैं कि गैर संजीदा सियासत है इस तरह से एहतजाज मुसलसल करते जाना। आज वो कह रहे थे इमरान खान साहब के ऐसे बल्दियाती इंतखाबात ही हम नहीं होने देंगे किसी सूरत।
جی دیکھیے یہ ان کی جو میچورٹی ہے وہ ہم بھگت رہے ہیں، پوری قوم بھی بھگت رہی ہے۔ قوم ان سے سمجھی تھی کہ یہ میچور لوگ ہیں، یہ تجربہ کار لوگ ہیں، ان کے پاس ایکسپیرینس ٹیم ہے، انہوں نے ہوم ورک کیا ہوگا۔ یہ پہلے بھی پنجاب کے اندر 5 سال تک حکمران رہے ہیں اور ان مسائل سے اچھی طرح سے باخبر ہیں، اور یہ آتے ہی حکومت کے اندر کوئی روڈ میپ دیں گے اور عوام کو ریلیف دیں گے اور اپنی پالیسیز کے ذریعے سے عوام کا زندگی جو ہے نا وہ تھوڑی سی آسان کریں گے۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ یہ میچور نہیں ہے، یہ مکمل طور پر نان سیریس امیچور ہیں، اور نہ ان کا کوئی ہوم ورک تھا، نہ ان کے پاس کوئی پلان تھا، نہ عوام کو یہ ریلیف پہلے دے سکے اور نہ آئندہ دے سکیں گے۔ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے ان کی پرفارمنس کے اوپر۔ یہ لوگ تو پیپلز پارٹی سے بھی گئے گزرے ہیں۔ مہنگائی میں کمی لے آئے، نہیں تو پھر بھرپور احتجاج ہونے جا رہا ہے۔ بھائی مہنگائی میں کمی ہو چکی، 3 ہفتے سے آپ ریٹ دیکھ لیجئے، جو 180 روپے کا ٹماٹر تھا آج وہ 40 روپے میں بک رہا ہے، آٹا 40 روپے کلو بک رہا ہے، دالیں اپنے مدار میں ہیں، لوگ جانتے ہیں۔ بھائی آٹا 50 روپے بک رہا ہے اور ٹماٹر 80 روپے کلو ہے۔ بیچ میں نہیں بولیں گے محمود صاحب آپ، پھر میں آپ دیکھیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں، پھر بحث شروع ہو جائے گی۔ آپ کو تو میرے خیال میں نہیں خیال، آپ فگر صحیح بولتے نا، آپ پرائس صحیح بتائیں پلیز۔ میں جب آپ بعد میں جواب دیجیے گا اس طرح نہ کیجیے، آپ بھی بڑے ہو جائیں، آپ ماشاءاللہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، آپ عزت دار آدمی ہیں، اس طرح نہ کریں۔ دیکھیں عرض یہ ہے کہ آج جو قیمتیں ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ آپ اگر کمپیریٹو سٹیٹمنٹ دیکھ لیں تو آج پنجاب میں قیمتیں تمام تینوں صوبوں سے کم ہیں۔ اس کی صرف یہ وجہ ہے کہ بھائی ہفتے میں 3 سستے بازار لگ رہے ہیں، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو کور کیا ہے، مارکیٹ ٹو فارم ایکسس کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ ریٹیلر اور اینڈ یوزر کے درمیان جو آڑت ہے اس کو کم سے کم کیا جائے، اور اس نے ہمیں آج فیسیلیٹیٹ کیا۔ بہت شکریہ سید زعیم قادری صاحب۔ یعنی آپ کا کہنا ہے کہ 22 دسمبر کو جو ہڑتال ہے اس کی اجازت ناکام ہوگی کیونکہ آپ قیمتیں کنٹرول کر رہے ہیں، اور میاں محمود رشید صاحب کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسا سید زعیم قادری صاحب نے کہا ہے کہ یہ صوبائی معاملہ بھی ہے، قیمتوں کو کنٹرول کرنا، اس میں خیبر پختونخوا کتنا آگے ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ بہرحال 22 دسمبر کو ہڑتال کی کال، احتجاج کی کال دے چکی ہے تحریک انصاف، اور وہ پیچھے نہیں ہٹا کرتی۔ دیکھتے ہیں یہ احتجاج کتنا کامیاب ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا قیمتیں کنٹرول ہوتی ہیں یا نہیں۔ نیوز آپ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نفرت اور اولاد کے غم سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔